हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास नंबर 4। तो देखिए क्या है कि नाव थी इस पार जो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, लगातार हो गई। चलिए फिर देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, है ना। हमारी क्लास की आज जो है टॉपिक कौन कौन से हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए इसको देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे जीन पियाजे, है ना। इनकी थ्योरी, जिनकी थ्योरी क्या है, संज्ञानात्मक विकास, है ना। संज्ञानात्मक विकास का कह सकते हैं इन्होंने सिद्धांत दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हमारे अगले कौन है, मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन, है ना। मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने क्या दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इनकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे, इससे भी 10 क्वेश्चन है। फिर है फ्रायड, है ना, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, इसको जो है हम पढ़ेंगे। और इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा से उपयोगी या परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको हमने इस टॉपिक में क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्लास नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न, क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस चरण में अमूर्त तर्क विकसित करता है, ना, कि ऐसा कौन सा चरण है जिसमें वह अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो देखिए सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से चरण बांटे हैं, ना। प्रमुख रूप से 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, उनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने प्रश्न हल करेंगे। ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा कि हमें जो भी प्रश्न है वो करने में आसानी होगी। तो देखिए इनको हम पहले यहीं पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने जो 4 चरण बताए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा आसान तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या क्या, जीन पियाजे महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो अभी हमने बता ही दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसी को बौद्धिक विकास या बौद्धिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सॉरी, इसमें क्या होता है, पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को जो है सरलता से किसमें बांटा है, सरलता से जटिल की ओर, ठीक है, जटिल की ओर इन्होंने बढ़ाया है। तो देख लेते हैं प्रमुख 4 कौन कौन से हैं। पहला है हमारा संवेदी प्रेरक या संवेदनात्मक, ठीक है, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसको देख लेते हैं, या ऐसे हम समझ लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज पहली है हमारी। संवेगात्मक अवस्था, है ना, ये कब से कब तक होती है, तो ये आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर दूसरी हमारी है नंबर 2 की, हमारी कौन सी है, पूर्व सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कब से कब तक है, तो ये है हमारी 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष ये हमारी हो गई। फिर इसके बाद हमारी तीसरी कौन सी है, तो नंबर 3 की हमारी है मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा जो है मूर्त चीजों को खोजबीन करता है। तो हमारी ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कब से कब तक की उम्र होती है, ये होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर अगला है 4 नंबर हमारी कौन सी जो है अवस्था है, ये होती है अमूर्त, ठीक है सॉरी, अमूर्त या फिर कह सकते हैं औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था जब ये होती है तो ये कब से कब तक होती है, तो यह होती है 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है, इसको माना गया है। तो ये हमारे 4 स्टेज हैं जो कि जीन पियाजे महोदय ने दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फिर से ये देख लेते हैं, पहला है संवेदी गामक अवस्था,
इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। और संवेदनात्मक गामक या संवेदी गामक अवस्था, आप जैसे भी इसको पढ़िए, लेकिन मेन पॉइंट क्या याद रखिएगा, संवेदी, है ना। तो देखिए संवेग जब हमें एक ट्रिक तरह होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर संवेग ही होते हैं, बाकी वो अपनी चीजें जो है कह नहीं सकता, सिर्फ वो अपने हाव भाव संवेग से ही हर चीज दर्शा सकता है। तो यही से स्टार्ट होता है। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की ये पहली अवस्था हो गई। फिर दूसरी होती पूर्व संक्रियात्मक, जो भी संक्रियात्मक अवस्था है उसके पूर्व की अवस्था, है ना, उसी को क्या कहते हैं, हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसी को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये समझ लीजिए। तो ये कब से कब तक है, ये आपकी 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी हमारी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, तो इसको कंक्रीट आपने जो है ऑप्शनल स्टेज से नाम जानते हैं हम। फिर जो है ये कब से कब तक है, ये हमारी है 7 से 11 वर्ष। फिर हमारी चौथी अवस्था कौन सी है, चौथा चरण कौन सा है, तो ये है अमूर्त या औपचारिक अवस्था। इसी को हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और ये कब से कब होती है, तो ये फिर होती है 11 से 15 वर्ष तक। तो देखिए ये 4 चरण थे जो पियाजे महोदय ने बांटे हैं, बालक के विकास के चरण हैं ये। तो इनके हिसाब से हम अपने आगे के प्रश्नों को हल करेंगे कि किस जो है कौन से चरण में क्या विकास या कैसी चीजें होती हैं, बच्चा कब वो क्या करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो चाहे वो चरण के नाम से पूछे या फिर उम्र के हिसाब से पूछे, आपको आंसर दोनों तरह से याद होना चाहिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस चरण में अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है, ए है संवेदी चरण मोटर, है ना, मोटर चरण। दूसरा है पूर्व संचालन चरण, फिर है ठोस संचालन चरण, फिर है औपचारिक संचालन चरण। तो देखिए पूछ क्या रहा है बच्चा, अमूर्त चरण। तो अभी देखिए हमने अमूर्त कब बताया था, तो फिर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो फिर हमने बताया था, इसमें भी लिखे दे रहे हैं। पहला आपका कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था, ये हो गई आपकी 0 से 2। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, ये हो गई आपकी 2 से 7। फिर हो गई आपकी मूर्त संक्रियात्मक, ये हो गई आपकी 7 से 11 वर्ष। फिर हो गई आपकी चौथी, तो ये हो गई अमूर्त। अमूर्त संक्रियात्मक ये हो गई आपकी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 11 से 15 वर्ष। तो आप ये इतना जान लीजिए कि जब अमूर्त की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, औपचारिक होगा। और इसी को हम कौन सी स्टेज, औपचारिक के नाम से भी, एक मिनट, औपचारिक के नाम से भी जानते हैं। कब से कब तक, 11 से 15। ये इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संचालन चरण। ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लियर है आपके पास चीजें। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्वकेंद्रित भाषण किस अवस्था की विशेषता है। स्वकेंद्रित भाषण किस जो है स्टेज या ऐसी कौन सी चरण है जिसकी जो है स्वकेंद्रित भाषण अवस्था है। तो आइए देखते हैं हम अपने ऑप्शन। ऑप्शन हमारा एक है संवेदी मोटर चरण, फिर है पूर्व संचालन चरण, फिर है ठोस संचालन चरण, फिर है औपचारिक संचालन चरण। तो देखिए स्वकेंद्रित, बच्चा स्वकेंद्रित कब होता है, तो वह होता है अपने पूर्व संचालन चरण में। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, पूर्व संचालन चरण। और इसकी जो है उम्र क्या होती है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वकेंद्रित भाषण वो ऐसी अवस्था में इसकी विशेषता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संतुलन
की अवधारणा पियाजे के किस तत्व से जुड़ी है? जो कि संतुलन है, इक्विलिब्रेशन, इसकी अवधारणा पियाजे के किस तत्व से जुड़ी हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं जरा अपने हम। ए है आत्मसात और समायोजन, बी है ठोस संचालन और औपचारिक संचालन, फिर है पूर्व संचालन और ठोस संचालन, फिर है डी वस्तु स्थायित्व और संचरण। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मसात और समायोजन। जब समायोजन होता है तभी जो है बच्चे उसी वो संतुलन बैठाता है और समायोजन करता है, तब जो है इसकी अवधारणा आत्मसात और समायोजन के तत्व से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संवेदी मोटर चरण के अंत में बच्चे में कौन सा महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होता है? संवेदी मोटर चरण के जो है इसमें कौन सा जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन ए है संरक्षण, फिर है वस्तु स्थायित्व, सी है वर्गीकरण, फिर है आत्मसात। देखिए संवेदी मोटर चरण को ही हमने आपको बताया, इसी को क्या कहते हैं? संवेदी प्रेरक। ठीक है, यही है। देखिए यहाँ पर संवेदी प्रेरक कह लीजिए आप, या फिर कह लीजिए संवेदनात्मक। ठीक है, और इसकी स्टेज क्या है? तो ये है आपकी 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। इसके बाद वाले चरण में, क्योंकि इसमें वस्तु स्थायित्व बच्चे के पास नहीं होता है, वो क्या करता है, छोटा बच्चा है, जैसे आप मान लीजिए 0 से 2 वर्ष तक के बीच में भी छोटा बच्चा, उसको हमने सामने दिखाया कि ये है, ये गाय है, उसको हमने दिखा दिया, उसके माइंड में आ गया या ऐसी चीजें हैं, वो हट गई, फिर उसके दिमाग से चीजें हट जाती हैं। लेकिन इस चरण के बाद जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो होता है हमारा पूर्व संक्रियात्मक। और पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है? वो होता है 2 से 7 वर्ष का। और इसमें बच्चा क्या करता है कि उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की क्षमता आ जाती है। जैसे हमने उसको दिखा दिया ये कॉपी है, कुछ देर बाद अगर हमने उसको थोड़ी देर बाद फिर दिखाया ये क्या है, तो ये कॉपी है, उसको बताया गया था ऐसी चीजें, वो बहुत सी चीजें सीखना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए प्रश्न बस यहीं से ऐसा है कि संवेदी मोटर चरण के अंत में बच्चे का कौन सा संज्ञानात्मक विकास? तो वस्तु स्थायित्व का जो है आ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका होने वाला है। देखिए कितना आसान है, अगर सारे स्टेज हमने समझ लिए कि कब कौन सा होता है और किसमें क्या चीजें होती हैं तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसलिए बेस मजबूत करना है, जो भी चीजें हम बता रहे हैं प्रश्न के इर्द गिर्द की चीजें जो आपको हम डिफाइन कर रहे हैं उसको आप समझते हुए चलेंगे तो फिर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। संज्ञानात्मक जो जो है आपकी थ्योरी है जीन पियाजे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध प्रश्न आपको मिलेगा। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए या मतलब एनालाइज आप करिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार ठोस संचालन चरण में किस प्रकार की सोच विकसित होती है? ए है कल्पनाशील, बी है प्रतीकात्मक, सी है मूर्त, डी है अमूर्त। तो देखिए जो ठोस संचालन है तो उसमें कौन सी जो है सोच विकसित होती है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक है, मूर्त, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको आप कह सकते हैं, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, और ये कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार की सोच? तो जो है ठोस संचालन चरण में ये मूर्त सोच आपकी विकसित होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संचालन अवस्था में बच्चा किस कारण से दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक असंतुलन, बी है अमूर्त तर्क, सी है स्वकेंद्रित सोच, डी है तर्क कौशल की कमी। तो पूर्व संचालन अवस्था में, पूर्व संचालन जो अवस्था होती है उसमें किस कारण से दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है? वो होती है स्वकेंद्रित सोच। उसमें स्वकेंद्रित सोच को समझने में कमी होती है या असमर्थ होता है उसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट। अरे स्लाइड ना भगो भाई। हाँ, पियाजे के अनुसार श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पूर्व संचालन, बी है ठोस संचालन, सी है औपचारिक संचालन, डी है संवेदी मोटर। तो देखिए, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण हेरिटेजियल क्लासिफिकेशन किस चरण में विकसित होता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस संचालन अवस्था। ठोस संचालन जो अवस्था होती है उसी में क्या होता है, इस चरण जो है विकसित हो जाता है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण वो तरीके के साथ अपना एक श्रेणी या एक रिदम में वो चीजें सीखना स्टार्ट कर देता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। औपचारिक संचालन चरण में बच्चा किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है? तो आइए देखते हैं। ए है मूर्त, बी है संवेदी, सी है अमूर्त, फिर डी है हमारा ऑप्शन प्रत्यक्ष। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त। अमूर्त चीजें जो औपचारिक संचालन चरण में बच्चा अमूर्त प्रकार की समस्याओं को हल करने में सक्षम रहता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, पियाजे के अनुसार आत्मसात और समायोजन किस प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन ए है अधिगम, बी है भाषा विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है सामाजिक विकास। तो देखिए आत्मसात और समायोजन किस प्रक्रिया का भाग है? तो ये अधिगम का भी नहीं है, ये आपका भाषा विकास का भी नहीं है, ये सामाजिक विकास का भी नहीं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का ये भाग है आत्मसात और समायोजन करना। आत्मसात करना यानी बच्चा आत्मसातीकरण भी कर सकता है और समायोजन भी करता है, तो वो इसी का भाग होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो ऑप्शन है नवजात शिशु अवस्था, फिर है बचपन, फिर है किशोरावस्था, फिर है वयस्कावस्था। तो विश्वास बनाम अविश्वास पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु अवस्था में। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्पादकता बनाम स्थिरता संघर्ष किस उम्र में होती है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, फिर है मध्य वयस्कावस्था, फिर है वृद्धावस्था, फिर है बचपन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य वयस्कावस्था। फिर चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं, परिश्रम बनाम हीनता संघर्ष किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है जुड़ा है ऑप्शन ए है हमारा पूर्व शैशवावस्था, फिर है मध्य बचपनावस्था, फिर है किशोरावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था। तो परिश्रम बनाम हीनता ये जो है जुड़ा है ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य बचपन अवस्था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रायड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में विकसित होता है? देखिए इसमें भी जो है सॉरी एक चीज डिफाइन करने को हम जो है बस क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ा ली। देखिए एक तो इतना होता है प्रेशर, टाइम का भी थोड़ा बहुत सी चीजें होती है। हमने आपको जो है जीन पियाजे के बारे में तो सारी चीजें बता दी और एरिक्सन का हमने आपको नहीं समझाया, पहले उसको समझ लीजिए फिर हम हल कर लेंगे प्रश्न। वैसे प्रश्न हम हल कर चुके हैं, फिर भी हम इसमें थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं एक सरसरी तौर पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या है एरिक्सन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारे इरिक्सन का सिद्धांत है। इन्होंने क्या दिया है, तो इरिक्सन एक मिनट, इरिक्सन महोदय ने क्या दिया है, तो इन्होंने मनोसामाजिक, ऊपर अभी हमने बताया ही था आपको, मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइकोसोशल जो है डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसको, या मनोसामाजिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत संवैज्ञानिक और सामाजिक विकास को समन्वित किया।
ठीक है, इसीलिए इसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। तो एरिक्सन ने क्या किया है, एरिक्सन ने पूरे जीवन काल को, पूरे जीवन काल को कितने भागों में बांटा है, तो बांटा है 8 अवस्थाओं में, कह सकते हैं 8 भागों में, 8 अवस्था में इन्होंने पूरे पूरे बांटा है इसको। तो ये सारी चीजें समझ लीजिए। पियाजे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। इन्होंने अपने सिद्धांत में मनुष्य के पूरे जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। इसको इतना सारा एक जगह पे लिख रहा नहीं, फिर भी हम देख पाए जो है बता दे रहे हैं। तो पहला है हमारा, पहला क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। अगर इस तरह से हम समझ लेंगे तो सारे प्रश्न हमारे सही होंगे। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए अभी वही हम प्रश्न पढ़ रहे थे। अविश्वास तो ये कब से कब तक होता है, तो ये होता है 0 से 1 वर्ष। ठीक है, ये समझ लेंगे। फिर वैसे ही बता दे, इसमें क्या होता है, बचपन में जीवन के सुखमय होने का विश्वास, नकारात्मक अनुभव से अविश्वास की भावना होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है अन्य चीजें नकारात्मक या दुख का एहसास नहीं होता है, बस लगता है कि जीवन सुखमय है। दूसरा है इनका, दूसरा है स्वायत्ता बनाम शर्म। ठीक है, स्वायत्ता बनाम शर्म, ये कब से कब तक होती, ये होती 1 से 3 वर्ष की होती। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं का जो है स्वतंत्र मानकर अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। दंड अथवा निंदा मिलने पर उसको जो है शर्म की भावना आती है। पहल बनाम अपरोध का जो है अपराध बोध, वो होता है 3 से 6 वर्ष। फिर चौथा है परिश्रम बनाम हीन भावना, अभी इससे भी प्रश्न था, ये होता है 6 से 12 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था में होता है। फिर है पहचान बनाम भ्रांति, ये है 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था में। फिर पहचान बनाम भ्रांति होता है 12 से 18 वर्ष। फिर है आत्मीयता बनाम अलगाव, ये होता है 18 से 30 वर्ष। फिर है जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये होता है आपका 30 से 60 वर्ष। फिर आपका आता है 8 नंबर पे संपूर्णता बनाम निराशा, ये होता है आपका 60 से ऊपर, यह वृद्धावस्था है। इसमें मानव अपने पूरे जीवन के सकारात्मक कार्यों को सोचकर संपूर्णता का अनुभव करता है, जबकि नकारात्मकता की जो है स्थिति में वह निराशा की ओर गिर जाता है। तो ये थी 8 अवस्थाएं जो कि एरिक्सन ने बताई हैं। अपने पूरे जीवन काल को 8 भागों में इन्होंने बांटा है। तो ये चीजें समझ लेंगे तब आपको जो है अनेक प्रकार के प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, पहला ही है परिपक्वता बनाम, है ना, निराशा। तो जो परिपक्वता बनाम निराशा है, अभी देखिए हमने आपको सारी चीजें बताई, तो ये आपका किस में आ जाता है, तो ये आ जाता है वृद्धावस्था में। देखिए पहला ही प्रश्न है, तो अभी हमने बताया संपूर्णता बनाम निराशा यानी कि 60 वर्ष से ऊपर की होती है, इसी में तो वृद्धावस्था होगी। फिर है आत्मीयता बनाम एकाकीपन, या आत्मीयता बनाम एकाकीपन या अलगाव कह सकते हैं, तो ये आपकी आती है 6 नंबर पे आती है, ये होती है 18 से 30 वर्ष। तो देखिए इसीलिए प्रारंभिक वयस्क का अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यह युवावस्था होती है जिसमें मानव व्यक्तिगत संबंधों में जुड़ता है, लेकिन समस्या आने पर अलगाव को प्राप्त होता है। ये सारी चीजें थी, ये हमने आपको डिफाइन नहीं किया था थोड़ा, तो मेरे दिमाग से ही बिल्कुल हट गया था, तो हमने कहा इसको भी आपको समझा दें। फिर चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे जो है फ्रायड को। एरिक्सन के हमने सारे प्रश्न पढ़ ही लिए हैं, कहिए तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक सरसरी तौर पे सिर्फ आंसर का, है ना। विश्वास बनाम अविश्वास, देखिए अभी हमने बताया, तो इसका हो जाएगा नवजात शिशु, छोटे बच्चों में सुख का एहसास होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें थी। तो फिर देखिए इस तरह से हम आ जाएंगे अपने किसमें आ जाते हैं, फ्रायड। तो फ्रायड का देख लेते हैं कौन सा है, तो फ्रायड महोदय का कौन सा हमारा सिद्धांत है, तो इनका है मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवाद का इनका सिद्धांत है। किसने दिया है, तो फ्रायड ने दिया है, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। अभी प्रेरणा का मनोविश्लेषण वाद सिद्धांत है ना, साइको एनालिसिस थ्योरी भी इसको कहते हैं। हिमखंड का सिद्धांत भी कहते हैं, आइसबर्ग की थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी हैं। और इन्होंने मन पर शासन करने वाली शक्तियों के बारे में बताया है। एक क्या है, इदम, अहम और परम, है ना। ठीक है,
क्या है, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इस तरह से इनकी ये सारी चीजें हैं, इनको भी हम समझेंगे। तो इसको किस तरह से हम समझेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो इड में क्या होता है, पहला हमारा इनका एक है, क्या पहला है इड, ठीक है, जिसको कह सकते हैं हम इदम। तो इसमें क्या होता है, सुख का सिद्धांत होता है, ये होता है हमारा अचेतन मन से, ठीक है, अचेतन मन में होता है। फिर दूसरा है हमारा अहम, इसी को कहते हैं ईगो। फिर है हमारा आ जाता है तीसरे नंबर पे परम, या सुपर ईगो, है ना। इसका विकास जो है सबसे देर में होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देख लिए हैं और समझ लिए हैं, तो इसको हम हल करेंगे। तो पहला देखिए हमारा क्या है, फ्रायड के अनुसार ओडिपस, एक चीज, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में विकसित होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है मौखिक, बी है गुदा, सी है लिंग, डी है गुप्त अवस्था में। तो ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये ओडिपस होता क्या है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये लड़के की इस ग्रंथ के कारण अपनी माँ की ओर, है ना, ओडिपस जो ग्रंथ है इसमें क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी माँ की ओर जो है स्नेह की भावना रखते हैं, अपनी माँ की ओर, माँ की ओर स्नेह की भावना उनके अंदर होती है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स की जो है अवस्था होती है। और इसी में जो होता है लिबिडो, सॉरी, इसी में लिबिडो भी है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में जन्मजात रूप से शक्ति का स्रोत अंतर्निहित होता है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो की संख्या दी है, और सॉरी संज्ञा दी है। फिर है इसी में ओडिपस के साथ एक आता है, नीचे उसका हो भी, लेकिन देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रा एक होता है, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। तो ये क्या होती है, इसमें जो लड़कियां हैं, इसमें क्या होता है, जो लड़की है वो जो है पिता के प्रति, पिता के प्रति स्नेह का भाव रखती है ज्यादा। यानी कि जो ओडिपस ग्रंथि है उसमें क्या होता है, लड़के अपनी माँ की ओर स्नेह की भावना रखते हैं, और जो इलेक्ट्रा जो होती है इसमें लड़कियां अपने पिता के प्रति स्नेह रखती हैं और उनके प्रति जो है अधिक स्नेह रखती हैं। ये सारी चीजें हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इड की प्रमुख विशेषता क्या है। ए है नैतिकता, बी है तर्क, सी है तत्कालिक इच्छाओं की पूर्ति, डी है सामाजिक मूल्यों का पालन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा तत्कालिक इच्छाओं की पूर्ति। अब करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सुखवादी सिद्धांत होता है, अनैतिकता, अपराधी इच्छा, है ना, अचेतन मन में व्यक्ति कुछ समायोजित होता है और वो अपनी सारी चीजें तुरंत जो है पाना चाहता है। इसलिए करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ईगो का क्या कार्य है। तो ईगो में, ईगो का मतलब होता है अहम, ठीक है, स्वकेंद्रित फिर जो है चीजें होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मन का वह भाग होता है जो चेतन व विचारशील होता है ना, और ये व्यवस्थित, उचित और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है। ये चीज आप समझ लीजिए। फिर प्रश्न को करिए। ए है सामाजिक मानकों को अनदेखा करना, बी है वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाना, नैतिकता पर बल देना, तत्कालिक इच्छाओं को प्राथमिकता देना। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, वास्तविकता के अनुसार संतुलन बनाए रखना, क्योंकि वो सोचता समझता है और विचार करता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रायड के अनुसार लेटेंसी अवस्था में क्या होता है ना, लेटेंसी स्टेज क्या है। ए है यौन इच्छा का दमन, बी है नैतिक विकास, सी है मूर्त सोच का विकास, फिर है संज्ञानात्मक संतुलन। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यौन इच्छाओं का दमन, ये लेटेंसी अवस्था होती है। फिर देखिए अगला क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रायड की जनन अवस्था किससे संबंधित है ना, जेंटल स्टेज किससे संबंधित है, देख लेते हैं। ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है सामाजिक विकास, फिर है सी यौन परिपक्वता, डी है नैतिक विकास। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यौन परिपक्वता। इसी से जो है हमारी जनन अवस्था संबंधित है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमसे, इसको देखिए। देखिए हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई समझाई हैं। सीधे प्रश्न मिलना तो कठिन है, लेकिन फिर भी जो हम आपको इसके साथ साथ डिफाइन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जो चीजें हम बता रहे हैं, जितना हो सक रहा है उतना हम लिख रहे हैं। मेरे फोन की जो है थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रही है, तो इसलिए हम लिख नहीं पा रहे हैं ज्यादा। फिर भी जितना हो सक रहा है लिख रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। तो प्लीज उसको भी आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। जितना भी पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो फिर इस टॉपिक से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं दावा करती हूँ आपका। मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, अगर आप ध्यान से 1-2 बार क्लास सुन लेंगे तो फिर, या फिर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए तो उसको पढ़ लीजिए, या फिर इसको बार बार करके आप सुन लीजिए, रिवाइज करिए, तो फिर प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं हम। एक मिनट, कहाँ 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 भैया। फ्रायड के अनुसार दमन क्या दर्शाता है, देख लेते हैं जरा। ए है इच्छाओं को नियंत्रित करना, फिर है इच्छाओं को दबाकर अवचेतन में रखना, फिर है नैतिकता को प्राथमिकता देना, फिर है तत्कालीन तृप्ति। तो जो दमन होता है वो क्या दर्शाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इच्छाओं को दबाकर अवचेतन मन में रखना। यहाँ पर सारी चीजें जो है दबी हुई होती हैं। अर्धचेतन में जो है बहुत सारी चीजें दब जाती हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी और अनेक सी चीजों को दबा कर रखता है। इच्छाओं को दबाना कहलाता है ये। फिर अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो का क्या कार्य है। देखिए सुपर ईगो भी हमने आपको बताया, ये कौन सी स्थिति होती है, तो ये है आपकी, एक मिनट भैया, कहाँ से क्या गड़बड़ हो रहा है, ये देख लीजिए। सुपर ईगो आपका क्या है, तो ये आपका होता है परम, ऐसे भी समझ लीजिए। और इसमें हम आपको एक बार बता दें, देखिए फिर अब आंसर आप अपने आप करेंगे। अगर नहीं भी आ ही रहा होगा, सब लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी देखिए आपको हम थोड़ा सा सुपर ईगो के बारे में समझा रहे हैं, फिर करिए आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, इसका विकास थोड़ा देर में होता है। तो इसमें क्या होता है, परम का विकास उम्र के साथ साथ धीरे धीरे होता है। यह वह शक्ति है जिसमें आदर्शों पर क्या होता है, अधिक बल दिया जाता है। जो कि आदर्श होते हैं, जैसे कि नैतिकता हो गई, समाज की चीजें हो गई, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें, इस पर व्यक्ति जो है ज्यादा ध्यान देने लगता है, ज्यादा चीजें सोचने लगता है। परम की स्थिति में या सुपर ईगो में क्या होता है, मतलब निर्णय सामाजिक जो नियम होते हैं, मान्यताएं होती है, परंपराएं जो होती हैं, उसके आधार पर लेते हैं। इसमें आत्मा की आवाज या व्यक्ति के जो है अंतःकरण भी कहते हैं इसको, कि जो आत्मा की आवाज वो सुनने लगता है। परम में क्या होता है, नैतिक भावना। इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति के अंदर नैतिक भावना जागने लगती है और वो बहुत ज्यादा सारी चीजें सोचने लगता है ना। तो बहुत सारी चीजों पे वो नियंत्रण कर लेता है, अपनी चीजों को भी नियंत्रित कर लेता है और समाज की सारी चीजों को सामने रखते हुए वो चलता है। अब आप लोग आंसर करिए। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है इच्छाओं की पूर्ति, बी है नैतिकता को नियंत्रित करना, फिर है वास्तविकता को संतुलित करना, फिर है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। देखिए नैतिकता की भावना आती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नैतिकता को नियंत्रित करना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और बी का मतलब बेस्ट ऑफ आर लक आपके एग्जाम के लिए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी तरह से हम लोग, क्योंकि देखिए 2-3 दिन मतलब एकदम माइंड पे प्रेशर लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको बढ़िया बिल्कुल कहानी के तौर से, मैं ज़्यादा देखिए समझाती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि सब लोगों को आ ही रहा है, इतनी चीज़ें हैं ही हैं, तो सिर्फ रिवीजन की तरह समझाती हूँ। अगर अपनी लैंग्वेज में समझाना हो तो मुझे भी थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि आप लोग भी कोई इतना छोटा बच्चा है नहीं, सब लोग लगभग 25 से ऊपर ही होंगे, 30 का होगा, कोई 35 का होगा, बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये इतनी चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी लैंग्वेज कभी कभी प्रयोग करनी चाहिए, इसलिए मैंने आज किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ गलत लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग निसंकोच मुझे कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए, तो मैं उसमें ज़रूर से ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं सुधार करूँगी, बस इतना है कि प्लीज़। और इसीलिए मैं ये सब्सक्राइब, लाइक, ये सारी चीज़ें कभी नहीं कहती हूँ, बस कमेंट इसलिए कहती हूँ क्योंकि फीडबैक ज़रूरी है इन कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि होता क्या है कि भाई अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर भाई हमारा आपसे कोई आमना सामना तो है नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप लोग प्लीज़ कोई मुझे कमेंट करके बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने जो प्रयास किया है ये आज का टॉपिक समझाने का, वो आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रतिगमन क्या दर्शाता है ना, रिग्रेशन या प्रतिगमन क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है पुराने व्यवहार में लौट जाना, ठीक है, फिर है संज्ञानात्मक असंतुलन, फिर है तत्कालिक इच्छाओं की पूर्ति, फिर है आत्मसात की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुराने व्यवहार में लौट जाना, ये क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में सुपर ईगो का विकास होता है। ए है मौखिक, बी है गुदा, सी है लिंग, डी है गुप्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लिंगावस्था, है ना। तो सुपर ईगो का विकास लिंगावस्था में होता है, या आप कह लीजिए कि उम्र सबसे बाद में होता है। उम्र धीरे धीरे जब बढ़ती है तो फिर सबसे बाद में इसका विकास होता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में अवचेतन मन, है ना, अनकॉन्शियस माइंड की क्या भूमिका होती है। ठीक है, अवचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए है नैतिकता को प्रभावित करना, बी है इच्छाओं को नियंत्रित करना, सी है दबे हुए अनुभवों को संग्रहित करना, फिर हमारा डी है वास्तविकता के अनुसार कार्य करना। तो देखिए हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में अवचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड की क्या भूमिका होती है। तो देखिए सबसे पहले ये चीज हम समझ लेते हैं। देखिए इसको हम बना भी लें, मैंने ये भी आपको नहीं समझा। तो देखिए यहाँ पर एक ये है, ये आपका 10% आ जाता है, जो पूरा एकदम पूरा बंद बंद है ना, ये होता है आपका चेतन मन। ठीक है, और यहाँ पे ये बीच में जो ये सारा है, ये आपका सब लगभग लगभग पूरा होता है 90% तक। और बाकी जो ये लास्ट का आपका बचता है, ये होता है आपका अचेतन मन, ये आपका कहलाता है। और यहीं से जो ये सारी चीजें हैं, ये आपकी या बीच की जो है, ये क्या होती हैं, तो ये होती हैं अवचेतन या फिर अर्धचेतन मन। ठीक है, तो इसी में जो है सारी चीजें क्या होती हैं, दबी हुई होती हैं। तो क्या भूमिका होती है, तो सी हो जाएगा आंसर हमारा करेक्ट, दबे हुए अनुभवों को संग्रह करना। इसी के बीच में सारी चीजें दबी हुई होती हैं और इसी में वो सारी चीजें आपकी संग्रहित रहती हैं। तो चलिए फिर करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फ्रायड के अनुसार स्वप्न विश्लेषण, है ना, ड्रीम एनालाइज का क्या उद्देश्य है। ए है चेतन मन को प्रभावित करना, बी है अवचेतन इच्छाओं को उजागर करना, सी है व्यक्तित्व को सुधारना, डी है भाषा विकास को बढ़ाना। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवचेतन इच्छाओं को उजागर करना। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। अगला प्रश्न हमारा है, स्थानांतरण किससे संबंधित है ना, ट्रांसफरेंस जो है किससे संबंधित है। देखते हैं, पुरानी भावनाओं को नई स्थितियों में स्थानांतरित करना, भाषा विकास, आत्मसात, नैतिकता का विकास। तो स्थानांतरण का मतलब ही वही होता है, पुरानी भावनाओं को नई स्थितियों में स्थानांतरित करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन जो है का क्या अर्थ है। ए है अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना, बी है संज्ञानात्मक असंतुलन, सी है आत्मसात, डी है नैतिकता को प्रभावित करना। तो देखिए प्रक्षेपण का क्या अर्थ होता है, तो वो होता है अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। इसमें हम अपनी भावनाओं को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है, फ्रायड के अनुसार इड, ईगो और सुपर ईगो किसका भाग है। तो ये किसका भाग है, ए है सामाजिक, बी है संज्ञानात्मक, सी है व्यक्तित्व संरचना, डी है भाषा विकास। तो इधर से हम पढ़ ही रहे हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व का जो है विश्लेषण किया है, अभिप्रेरणा का जो है मनोविश्लेषणवाद दिया है इन्होंने, जो है इसकी अवस्थाएं भी बताई हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व संरचना, है ना, एक व्यक्तित्व की संरचना का ये जो है इड, ईगो और सुपर ईगो
भाग है। फिर चलिए आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न, सॉरी पहला नहीं, लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का। इस क्लास के बाद हम फिर मिलेंगे शाम को अपनी 50 डेज सीरीज में, या हो सकता है रात में आपको क्लास प्रोवाइड कराएं। तो देखते हैं 30 नंबर का जो है प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर होते हैं। अभी हमने फिर बताया था आपको, है ना, व्यक्तित्व का ही है जब, तो व्यक्तित्व के कितने स्तर होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, फिर एक बार आप लोग लिख लीजिए कहीं तो हो सके, है ना। इड यानी कि इदम हो गया आपका, फिर हो गया ईगो, ये हो गया आपका अहम, फिर हो गया आपका सुपर ईगो यानी कि परम। ठीक है, ये आपकी व्यक्तित्व की जो है इदम, अहम और पराहम, ये आपके 3 स्तर हो गए। किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद। इनका जो है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है। कितने स्तर हैं, तो 3 चरण हैं। पहला हो गया इड, है ना, दूसरा हो गया आपका ईगो, और नंबर 3 आपका हो गया सुपर ईगो। ठीक है, ये जो है इनके चरण हैं। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।